आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के साइंस का अनसॉल्व पेपर देने जा रहे हैं, जो कि 2017 का सेट नंबर 1 है और बाकी की सेट आपके हो चुके हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स भी हो चुकी है। आपका बायो वाला पार्ट है जो तीसरा खंड होता है, इसलिए सभी बच्चे शेयर करें और अपने दोस्तों को, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं। तो देर ना करें और सभी बच्चे ये देखें ज़रूर वीडियो। जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है। यानी मादा लिंग हार्मोन्स कौन सा होता है। मादा मतलब महिला होती है और नर मतलब पुरुष होता है। कई बार हमने बताया भी है, सॉल्व में कई बार आया है। तो मादा लिंग हार्मोन्स क्या होता है। ये इंसुलिन हार्मोन्स जो आपका है, ये मधुमेह होता है, डायबिटीज़ वाला, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। एक है एंड्रोजन और एक है एस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन जो आपका होता है वो मादा लिंग होता है और जो एस्ट्रोजन होता है वो नर लिंग हार्मोन्स होता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, जिसमें एंड्रोजन, ध्यान दें कि एंड्रोजन हार्मोन्स जो है वो आपका मादा लिंग हार्मोन्स है। अगला देखेंगे, पादप में जल उत्तरदायी है। ये कई बार लगभग आंसर पेपर में कई सेटों में मिला है, हमने कई बार बताया भी है कि इसका आंसर क्या होगा। पादप में जल उत्तरदायी है। पादप में जल उत्तरदायी है मतलब जल क्या करता है, जल के वहन के लिए भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो सॉरी, इसमें समझने वाली, जल उत्तरदायी होगा जल वहन के लिए, भोजन थोड़ी जल का काम करेगा। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा जल वहन के लिए। पहला आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन्स है। यानी बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है। ऑक्सिन हार्मोन्स है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, फ्लोरेजिन, एथिलीन। तो जो एथिलीन हार्मोन्स आपका होता है ये फल को पकाने के काम आता है, और ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन्स होता है। तो ये बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला आपका जो होता है वो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है। कौन सा होता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आपके चार बहुविकल्पी होते हैं और आपका जो रसायन विज्ञान वाला खंड होता है उसमें 3 होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसकी निभाता है, श्वसन में। किसकी निभाता है, श्वसन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, परिवार नियोजन वाला विधियों पूछा हुआ था, यहाँ पे छोटे परिवार के महत्व को पूछा गया है। तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रखेगा। मान चलो कि ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा बड़ा परिवार है, तो फिर किसी के इच्छाएं पूरी भी नहीं होती है, ना उच्च शिक्षा मिल पाती है, ना ही अच्छा रहन सहन हो पाता है। इसलिए सीमित परिवार में सीमित बच्चों में अधिक सुखी जीवन रहता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। यानी जो भोजन हम खाते हैं और पचने की क्रिया होती है, इसमें लार की भूमिका क्या होती है, लार का क्या कार्य होता है। लार में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। यह क्या करता है, स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। आंशिक रूप से ये ज़्यादातर स्टार्च यानी मंड शर्करा का पाचन करता है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टोज या शर्करा में बदल जाता है, जिससे कि भोजन ग्रहण करने में आसानी होती है। सॉरी, रुधिर में एंटीजन एवं एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। वे आपके शरीर प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा हैं। वे बाहरी पदार्थों की पहचान करते हैं, जैसे रोगाणु, और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सतर्क करते हैं, जो इन्हें नष्ट कर देते हैं। रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या कार्य है। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाने वाले होते हैं, जो कि प्रोटीन में होते हैं। वे आपके शरीर में क्या करते हैं, प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा करते हैं और बाहरी पदार्थों की पहचान करते हैं, जैसे कि रोगाणु, और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सतर्क कर देते हैं और इन्हें नष्ट कर
देते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले अणु होते हैं, लाल रक्त की कोशिकाओं में पाए जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, पर परागण किसे कहते हैं? पर परागण की विभिन्न विधियों को केवल नाम लिखिए और परागकण के अंकुरण का सचित्र वर्णन कीजिए। पर परागण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पादप पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? तब इसे परागण कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पादप पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इसे परागण कहते हैं। विभिन्न विधियां जैसे कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा, ये परागण की विधियां, कीटों द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण और जंतु द्वारा परागण। परागण पर अंकुरण देखेंगे, जस्ट 1 मिनट। इसमें पूछा था परागण के अंकुरण का सचित्र वर्णन। अच्छा, वर्णन भी पूछे चित्र सहित। वर्तिकाग्र से सामान्यतः एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। वर्तिकाग्र होता है जो इसमें स्टिग्मा पाया जाता है। वर्तिकाग्र से सामान्यतः एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसमें प्रायः शर्करा जैसे रसायन होते हैं। किसके जैसे? शर्करा जैसे रसायन होते हैं। तरल पदार्थों को अवशोषित करके परागकण फूलने लगते हैं। क्या होते हैं? परागकण फूलने लगते हैं और अंतःचोल जनन छिद्रों से परागनलिका के रूप में बाहर निकल जाता है। परागनलिका में जनन केंद्रक तथा वर्धी केंद्रक आ जाते हैं। ये आपका रहा परागकोण के क्या था, परागकण का अंकुरण किस प्रकार से होता है, ये आपका सचित्र चित्र रहा है इसका। पहले से इस प्रकार से इसका बड़े होने की क्रिया होती है। ये बाह्य चोल है जो जनन छिद्र बीच में पाया गया है। ये जो बीच में आपका होता है वो केंद्रक होता है और जो अंतर की ओर है वो अंतःचोल होता है, यानी आंतरिक औधी केंद्रक। इसके बाद फिर स्तनखंडों में फिर इस प्रकार से इसका निर्माण होता है पूरी तरीके से। अगला है, मानव रक्त की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव रक्त मतलब रुधिर के बारे में। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर कैसा ऊतक है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। देखेंगे प्लाज्मा क्या है। यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। यह रुधिर के लगभग 55% भाग का निर्माण करता है। कितने? रुधिर का लगभग 55% भाग का निर्माण करता है। इसमें लगभग 90% जल तथा 10% कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा हमारे शरीर में ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थों तथा ऑक्सीजन में पहुंचाता है। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा का कार्य होता है हमारे शरीर में ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। यह शरीर में पानी की मात्रा तथा ताप को भी नियंत्रित करता है, यानी पानी की मात्रा जो होती है और ताप को भी नियंत्रित करता है। रुधिर कणिकाएं, रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। ये रुधिर कणिकाओं के भाग हैं और इसमें पूछा गया है फिर जस्ट 1 मिनट, रुधिर के कार्य भी आगे इसी प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये रक्त संरचना हो गई आपके। अब देखेंगे रुधिर के कार्य क्या हैं। फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये आपके रक्त के कार्य हैं। विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके उसको फेफड़ों तक परिवहन करना, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स एवं एंजाइम का परिवहन करना और विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करने हेतु वृक्कों तक पहुंचाना, ये आपके रुधिर के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? थायराइड ग्रंथियों की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। नलिका विहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। यह आपके कोविड-19 के कारण रिलेशन कटा हुआ है, जिसके कारण आपने शायद ना पढ़ा हो, तो ये आपका कटा हुआ भी है। फिर भी हमने अनसॉल्व पेपर में था तो ये क्वेश्चन हल करवा दिया है। हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि इनमें वाहिकाएं नहीं होती हैं। क्या? क्योंकि इनमें वाहिकाएं नहीं होती और ये अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती हैं। किस में छोड़ती हैं? सीधे रुधिर में। जैसे कि वृद्धि की दर, गौण लैंगिक लक्षणों का परिलक्षित होना, लैंगिक परिपक्वता आदि आना।
थायराइड ग्रंथि देखेंगे, यह ग्रंथि यंत्र को पार्श्व अधर तल पर स्थित द्विपाली संरचना होती है। यह एच आकृति की होती है। किस आकृति की? एच। मनुष्य में इसका भार लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। यह मुख्य रूप से थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन्स को स्रावित करती है, जो कि मुख्यतया आयोडीन का उत्पाद है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स किसका उत्पाद है? आयोडीन का। कार्य क्या है इसके देखेंगे। इसके प्रमुख कार्य होता है आधारीय उपापचय दर को नियंत्रित करता है और प्रोटीन संश्लेषण, ग्लूकोज के उपयोग एवं हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। इसकी कमी से हृदय की गति धीमी, शरीर सुस्त एवं मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है। ये रही थायराइड ग्रंथि की संरचना। आप देख रहे होंगे कि उपकंठा ये गले में पाई जाती है और ये थायराइड बंध है। ये कंठिका की हड्डी होती है और ये थायराइड उपास्थि है। गलत मुखर और सांस की नली यानी श्वास नली है। वलयाकार उपास्थि होती है इसकी और ये वायु नली होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है, ये आपका रहा थायराइड ग्रंथि का चित्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को समझाइए, लैमार्कवाद को और लिंग संलग्न लक्षण को। लैमार्कवाद ये अभी आपका पिछले 2020 में लैमार्कवाद और ये लिंग संलग्न लक्षण भी पूछा गया था, तो हमने कराया भी है ये 2020 में। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास की व्याख्या की। उन्होंने जैव विकास संबंधी अपने विचारों को फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक में सन 1809 में प्रकाशित किया। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम देख रहे थे लैमार्कवाद है। देखेंगे कि निम्नलिखित पे समझाइए लैमार्कवाद, लिंग संलग्न लक्षण। तो देखेंगे लैमार्कवाद पे। लैमार्कवाद में देखेंगे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास की व्याख्या की। इन्होंने जैव विकास के संबंधी अपने विचारों को फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक में सन 1809 में प्रकाशित किया। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लैमार्कवाद का सिद्धांत उन्हीं के नाम पे, लैमार्कवाद के नाम पर प्रसिद्ध हुआ था। और लैमार्कवाद निम्न तथ्यों पर आधारित है, जैसे कि आकार में वृद्धि को प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये आपका रहा लैमार्कवाद के बारे में। आगे पूछे लिंग संलग्न लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो हो गया है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे लिंग संलग्न लक्षण के बारे में पूछा गया है। ये लिंग निर्धारण के बारे में बताया था। ये है आपका लिंग संलग्न लक्षण। प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षणों की जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। यानी जो लिंग गुणसूत्रों पर लक्षण जीन्स होते हैं उनका संबंध किससे होता है? लैंगिक लक्षणों से होता है। ये जीन्स ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर भी जंतुओं की लैंगिकता अत्यंत जटिल तथा व्यापक होती है। दूसरी ओर पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले अर्थात कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं। यह लिंग संलग्न जीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंग संलग्न जीन्स या लक्षण। और लिंग संलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं। इनकी वंशागति लिंग संलग्न वंशागति अथवा लिंग संलग्नता कहलाती है। अगला है फर्टिलाइजेशन। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन को स्पष्ट कीजिए, यानी निषेचन किसे कहते हैं, या द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए तथा निषेचन उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। यानी निषेचन के बाद पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि निषेचन क्या है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को या संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन या संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन। पुष्पी पादपों में निषेचन के दौरान परागकण नलिका बीजांड में प्रवेश करता है। थोड़ी ये बड़ा है लेकिन ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है ये। पुष्पी पादपों में निषेचन के दौरान परागकण नलिका बीजांड में प्रवेश कर दो नर युग्मकों को मुक्त कर देते हैं। यानी जब पुष्पी पादप होते हैं तो निषेचन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान परागकण नलिका में बीजांड में प्रवेश कर दो नर युग्मक में मुक्त कर देता है। और एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर के युग्मनज बनाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसे सत्य निषेचन भी कहते हैं। और दूसरा वाला जो होता है वो नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक को निषेचित करता है और इससे त्रिगुणित
त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं और यहाँ निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। अभी बताया कि 2 नर युग्मक मुक्त करते हैं, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर के युग्मनज बनाता है और भ्रूण का विकास करता है, और दूसरा नर युग्मक निषेचित होकर के केंद्रक से निषेचित करता है, जिससे त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है। पहला वाला द्विगुणित भ्रूणपोष और दूसरा वाला त्रिगुणित भ्रूणपोष यानी डबल बार करता है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं। अगला है निषेचन उपरांत पुरुष में होने वाले परिवर्तन क्या है। पुरुष के बाह्य दल पुंकेसर तथा अंडक की वर्तिकाग्र एवं वर्तिका सूख कर झड़ जाते हैं। बीजांड से बीज बनता है। बीजांड की प्रतिध्रुव कोशिकाएं एवं सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अंड कोशिका से निषेचन के पश्चात भ्रूण तथा द्वितीयक केंद्रक से निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष बनता है। अध्यावरण बीजावरण में तथा बीजांड द्वारा बीज द्वार में बदल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका अगला है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। मनुष्य के हृदय क्या है? हृदय की आंतरिक संरचना क्या है? मानव हृदय 4 बेस में होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय कितने कक्ष में बटा हुआ होता है, ये कितने बेस में पाए जाते हैं। तो मानव का हृदय 4 बेस में होता है। इसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। दोनों अलिंद एक अंतरालिंद पर और दाएं और बाएं अलिंद में बटे रहते हैं। अंतरालिंद पट पर एक अंडाकार गर्त फोसा ओवलिस होता है। दाएं अलिंद में अग्र तथा पश्च महाशिरा खुलती हैं। हृदय के बाएं तथा दाएं भाग पृथक होते हैं। पृथक का मतलब होता है कि अलग अलग होते हैं। एक दाएं तरफ होता है, एक बाएं तरफ, यानी एक लेफ्ट एक राइट होता है। दायां भाग शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है, यानी जो दायां भाग होता है वो शरीर से विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त ग्रहण करके शुद्ध होने के लिए छोड़ा जाता है। किसके लिए? शुद्ध होने के लिए छोड़ा जाता है। यहाँ पे हृदय का चित्र भी है जो कि आप देख लीजिएगा, उसमें आपके पहले पार्ट में बता भी दिया है। हृदय की चित्र इसमें नहीं बना हुआ है अभी, तो आप पहले पार्ट में देख लीजिएगा। और ये आपका पहला सेट कंप्लीट होता है, यहीं तक था। थैंक यू।